वेलकम बैक दोस्तों। कल ही मैंने ये मूवी देखी वध, जो मुझे अच्छी लगी। मतलब एक बार जरूर देख सकते हैं। मूवी का स्क्रीन पे बहुत ही स्लो है। सिंपल से बात करें तो इट्स ए ओल्ड स्कूल टाइप मूवी। एक बूढ़ा बूढ़ी की कहानी को दिखाया जाता है जो पहले से ही अपनी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। कुछ लोग इनकी इज्जत करते हैं, कुछ लोग इनका इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में इनकी जिंदगी में एक और जबरदस्त इंसिडेंट पेश आता है जिसकी वजह से इनकी जिंदगी ही चौपट हो जाती है। उस प्रॉब्लम से ये बूढ़ा बूढ़ी कैसे बचने लगते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटे का है और उसी तरह बहुत ही सिंपल सी स्टोरी लाइन है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है ही नहीं, इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी। सो इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। अगर आप लोगों के शहर में ये मूवी लगी है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ज्यादा इमेजेस यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कैमरा प्रिंट है ना, सो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप इमेजेस के बदले स्टोरी पर ध्यान दीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है ग्वालियर, जहाँ पर दो बूढ़ा बूढ़ी को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है शंभुनाथ मिश्रा, इसकी वाइफ का नाम है मंजू। मिश्रा जी एक रिटायर्ड टीचर होते हैं। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े सपने होते हैं। मिश्रा का बेटा अपनी पढ़ाई यूएस में करना चाहता है। पहले से ही मिश्रा जी अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया करते थे। अब ये बड़ा हो चुका है, आगे की पढ़ाई ये इंडिया में नहीं करना चाहता। अमेरिका जाकर वहाँ की पढ़ाई करके वहाँ की जॉब हासिल करना चाहता है, अपने माँ बाप को उस गरीबी की हालत से बाहर निकालने के लिए। सो जिसकी वजह से मिश्रा जी पहले बैंक में 10 लाख का लोन लेते हैं। मिश्रा के बेटे को चाहिए 25 लाख रुपए। सो मिश्रा जी प्रजापति पांडे नाम के एक बंदे से कुछ पैसा उधार लेकर और कुछ पैसों का जुगाड़ करके अपने बेटे को यूएस भेज देता है। अब मिश्रा जी की बीवी मंजू के बारे में बात करें तो मंजू जी बहुत ही धार्मिक होती है। हर रात मंदिर जाकर पूजा पाठ करती रहती है। ये दोनों फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं। चूहा मारना भी मंजू को पसंद नहीं होता। बस चूहे को पकड़ो और कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो। मतलब बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। उसी तरह मिश्रा जी अपना टाइम बिताने के लिए गली के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं। इस तरह से मिश्रा जी और मंजू एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं एक छोटे से घर में। खैर एक रात प्रजापति पांडे एक लड़की के साथ मिश्रा के घर आता है फुल दारू पीकर, और अपने साथ चिकन भी ले आता है। बात यह है कि मिश्रा ने पांडे के पास कुछ पैसे उधार लिया था ना ब्याज पर। सो हर महीना अपना ब्याज हासिल करने के लिए पांडे मिश्रा के घर आता रहता है। अब मिश्रा जी के पास इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो एक ही बार पांडे को पे कर दे। इनके जेब में जितना होता है उतना पैसा पांडे को देते रहते हैं। यही मौके का फायदा उठाकर प्रजापति पांडे जब चाहे तब अलग अलग लड़कियों के साथ मिश्रा जी के घर आता है। इनके घर में आकर बदतमीजी से पेश आने लगता है। मतलब वही दारू पीने लगता है, चिकन खाने लगता है और उन लड़कियों के साथ कमरे में जाकर कांड भी कर देता है। पैसे लेकर पांडे घर से बाहर जाने के बाद मिश्रा जी अपने घर को साफ सफाई करने लगते हैं। खैर इसी शहर में शक्ति सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो बहुत दिनों से इसकी नजर पांडे पर होती है। पांडे के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उनमें से कुछ काले धंधे भी करता है। शक्ति सिंह हर महीना पांडे के पास आकर कुछ पैसे लेता रहता है। ये देखकर पांडे शक्ति सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता। पांडे बस अपने ऊपर लगे केस से बचने के लिए शक्ति सिंह को पैसे देते रहता है। पांडे का यही प्लान होता है कि शक्ति सिंह को किसी भी तरह करके इसके रास्ते से हटाना होगा। अब इस तरफ मिश्रा और मंजू के बारे में बात करें तो इनका बेटा दिवाकर बहुत ही मुश्किल से इन दोनों को फोन करता है और उसी तरह हर महीना मिश्रा जी को 5,000 रुपए भेजता रहता है। मिश्रा यही सोचने लगता है कि हमने इसकी पढ़ाई के लिए लाखों खर्च किया और ये हमको हर महीना हजारों में भेज रहा है। दिवाकर को नहीं पता होता कि मिश्रा जी कहां कहां पर कर्जे किया, कितना मेहनत करके दिवाकर को यूएस भेजा, लेकिन दिवाकर को तो अपनी पेरेंट्स की फिक्र ही नहीं होती। खैर एक दिन मिश्रा एटीएम से कुछ पैसे विथड्रॉ करके अपने घर जा रहा होता है। उसी रास्ते से पांडे अपनी गाड़ी से अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। पांडे मिश्रा को देख लेता है। पांडे फौरन मिश्रा के पास आकर इसके जेब से कुछ पैसे निकाल लेता है। ये देखकर मिश्रा अपना मुंह ही नहीं खोलता और यहीं पर बस ना करते हुए पांडे मिश्रा पर एक और जुल्म उठाने लगता है। जानबूझकर मिश्रा को अपनी गाड़ी को धक्का देने के लिए कहता है। अब ये बूढ़ा आदमी बेचारा ना कहते हुए उस गाड़ी को धक्का लगाने लगता है थोड़ी दूर। तभी वहाँ पर लकीली शक्ति और उसका कांस्टेबल आता है। मिश्रा की इज्जत करते हुए पांडे को डांटकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद शक्ति मिश्रा को एक बेकरी के पास छोड़ता है। एक्चुअली आज मिश्रा की एक स्टूडेंट बिल्ली का बर्थडे होता है। मिश्रा जी बहुत बड़ा केक खरीदना चाहते थे लेकिन इनके पास तो इतने पैसे है नहीं। अब ये भी पांडे ने हड़प लिया। सो मिश्रा केक के 2 पीस खरीदकर अपने घर जाता है। मिश्रा, मंजू, बिल्ली
छोटा सा बर्थडे पार्टी करने लगते हैं। हर एक दिन पांडे मिश्रा को बिना पूछे अपने साथ एक बंदे को मिश्रा के घर लाता है। मिश्रा के घर को दिखाने लगता है। मिश्रा से कहने लगता है कि मास्टर जी, कब तक आप थोड़े थोड़े करके मेरा कर्जा चुकाओगे? आप ना अपना घर बेच दो और मुक्त हो जाओ, मैं भी मुक्त। उस वक्त मिश्रा के घर में नैना नाम की एक 14 साल की बच्ची पढ़ाई करती रहती है। फिर भी मिश्रा को धमकी देने लगता है कि फटाफट से अपने सामान बांधकर यहाँ से निकलो। ये देखकर मिश्रा अंदर ही अंदर बहुत रोने लगता है कि बहुत सालों से ये लोग इसी घर में रहते आ रहे हैं, अब इन्हीं को इस घर से निकाला जा रहा है। दूसरे दिन मिश्रा हिम्मत जुटाकर शक्ति सिंह के पास जाते हैं पांडे की कंप्लेंट देने के लिए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी पांडे बैठा होता है। मिश्रा को यहाँ पर देखकर पांडे तो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिश्रा शक्ति सिंह से पांडे की कंप्लेंट देने लगता है। ये सुनने के बाद शक्ति सिंह एक ही बात कहने लगता है कि देखिए मास्टर जी, पांडे तो है पहले से ही हरामी, आप कैसे भी जुगाड़ करके उसके पैसे लौटा दीजिए, वरना वो आपका खून चूस लेगा। उसी रात जब मंजू पूजा पाठ करने के लिए मंदिर गई होती है, प्रजापति पांडे मिश्रा के घर आता है और बुजुर्ग भी ना समझते हुए मिश्रा को मारने पीटने लगता है दारू पीकर, क्योंकि मिश्रा ने पुलिस स्टेशन गया इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। बाद में पांडे मिश्रा को एक बात कहने लगता है, देखो मिश्रा, तुम्हारा 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा और उसी तरह तुम अपना मकान बेचकर जितना पैसा आता है मुझे लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी जो स्टूडेंट है ना नैना, उसको मेरे पास ले आओ, उसे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसे दर्द भी नहीं होगा। इस तरह से पांडे मिश्रा को घर से बाहर भेजने लगता है। मिश्रा नैना को लाने का डिसाइड भी कर लेता है, लेकिन तभी पांडे के गले में स्टैब करके उसे मार ही देता है। थोड़ी देर के बाद जब मंजू वापस अपने घर आती है, अपने घर में लाश को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मिश्रा मंजू को समझाने लगता है कि तुम कमरे में जाकर बैठ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हालात ही ऐसे हो गए थे। उसके बाद मिश्रा पांडे के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भर लेता है और उन टुकड़ों को कहीं दूर ले जाकर पेट्रोल डाल के जला देता है रातों रात। दूसरी रात दोबारा वहीं पर जाकर पांडे के जो हड्डियां होती है ना, वो एक बैग में रख लेता है। दूसरे दिन ये आटा पीसने वाले दुकान के पास आकर मौका देखकर वो सारी हड्डियां उस मशीन में डाल देता है। मतलब मिश्रा पांडे का नामो निशान ही मिटा देता है। अब इस प्रोसेस में मंजू मिश्रा से बात करना ही बंद कर देती है। खैर 3 दिन गुजरने के बाद शक्ति सिंह और उसका कांस्टेबल मिश्रा के घर आते हैं। पांडे के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि पांडे का मोबाइल का लास्ट लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है। मिश्रा कहने लगता है कि उस रात पांडे हमारे घर आया था, पैसे मांग रहा था, पैसे मैंने दे दिए और वो चला गया। अब मंजू मिश्रा से बात करना बंद करने की वजह से मिश्रा को थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगता है। सोच लेता है कि पुलिस के पास जाकर अपना कन्फेशन दे देगा। उसी तरह से मिश्रा पुलिस स्टेशन जाकर एक कांस्टेबल से अपना कन्फेशन बताने लगता है, लेकिन ये हवलदार यही सोचकर मिश्रा की बातों पर भरोसा नहीं करता कि मिश्रा कोई स्टोरी सुना रहा होता है। मतलब मिश्रा और इस कांस्टेबल को एक मैगजीन की स्टोरी को पढ़ने की आदत होती है, जिसमें क्राइम स्टोरीज होती है। वो हवलदार बहुत ही इज्जत के साथ मिश्रा को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देता है। घर आने के बाद मिश्रा बाद में मंजू को समझाने लगता है कि ये किस हालत में पांडे को मारा। तब जाके मंजू मिश्रा को समझ जाती है कि मिश्रा ने जो किया सही किया और उसी तरह मिश्रा ने हत्या नहीं की, वध किया। खैर एक रात शक्ति सिंह और उसका कांस्टेबल दारू पीते हुए ऐसे ही बातें करते रहते हैं। बातों ही बातों में वो हवलदार मिश्रा के बारे में शक्ति को बताने लगता है कि मास्टर जी पुलिस स्टेशन आकर ऐसा बता रहे थे। तब जाके शक्ति को पक्का यकीन होता है कि पांडे को मिश्रा जी ने ही मारा। दूसरे दिन शक्ति मिश्रा को पुलिस स्टेशन बुलाकर दोबारा अपना कन्फेशन बताने के लिए कहता है, लेकिन इस बार मिश्रा अपनी बात से मुकरने लगता है कि इसने किसी का भी कत्ल नहीं किया, अगर किया होगा तो एविडेंस कहाँ पर है। उसके बाद पांडे का बॉस मिश्रा को अपने घर बुलाता है। यहाँ पर बात यह है कि पांडे ने अपने पैसे मिश्रा को नहीं दिया था, इसके बॉस के सारे काम पांडे ही संभालता है। मिश्रा बॉस से कहने लगता है कि मैंने तो अपना सारा कर्जा उतार दिया, अब मैं दोबारा क्यों दूं। मतलब पांडे का बॉस दोबारा मिश्रा से उसका कर्जा वापस मांग रहा होता है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो इसका घर जब्त कर लिया जाएगा। ये देखकर मिश्रा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब इन्होंने जो पांडे को मारा वो तो गई भैंस पानी में। दूसरे दिन मिश्रा और मंजू इंटरनेट सेंटर जाकर अपने बेटे दिवाकर को वीडियो कॉल करके कुछ पैसे मांगने लगते हैं। दिवाकर से ये बात पता चलती है कि दिवाकर ने यूएस में अभी एक नया घर खरीदा। शायद ये एक लड़की से शादी भी कर चुका है या लिविंग रिलेशनशिप में है। दिवाकर का जवाब सुनने के बाद मिश्रा और मंजू का दिल टूट जाता है। ठान लेते हैं कि ये दोनों दोबारा दिवाकर को कॉल नहीं करेंगे, चाहे ये दोनों मर भी जाए। खैर दूसरे दिन शक्ति सिंह मिश्रा के पास आकर नॉर्मल से बात करने लगता है। देखिए मास्टर जी, मुझे पक्का यकीन है कि पांडे को आप ही ने मारा और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस उसके फोन के बारे में बता दीजिए,
उसका फोन कहाँ पर है, कहाँ पर छुपा रखा आपने, वरना मैं इस केस को थोड़ा पर्सनली ले लूंगा। दूसरे तरीके से भी मैं आपका मुंह खुलवा सकता हूँ। मिश्रा यही कहने लगता है कि मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। उसके बाद मिश्रा फौरन अपने घर आकर पांडे का मोबाइल तलाश करने लगता है। फाइनली मिश्रा को पांडे का मोबाइल मिल जाता है। मिश्रा फटाफट से इस फोन को चार्ज पर रखकर इस फोन को ऑन करने पर इस फोन में एक वीडियो नजर आता है। उसके बाद पांडे का बॉस अपने कुछ आदमियों के साथ मिश्रा के घर आकर उसका घर के सामान को बाहर फेंकने लगता है। गुस्से में आकर मिश्रा भी उस बंदे की कार के शीशे को फोड़ने लगता है। पांडे का बॉस मिश्रा को एक छापड़ भी लगाता है। इस तरह से बेचारे मिश्रा और मंजू की खुलेआम बेइज्जती होने लगती है। पांडे का बॉस दोबारा वार्निंग देकर जाता है। उसके बाद शक्ति सिंह मिश्रा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। मिश्रा शक्ति को पांडे का मोबाइल दे ही देता है और किस हालत में मिश्रा पांडे को मारना पड़ा वो सब कुछ बयान बोल देता है। कहने लगता है कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, अब आपको जो अच्छा लगे वो करिए। एक्चुअली पांडे के मोबाइल में शक्ति की एक पर्सनल वीडियो होती है। शक्ति और विधायक की वाइफ का अफेयर चल रहा होता है। ये चीज पांडे ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि पांडे शक्ति को अपने कंट्रोल में रख सके। इसीलिए शक्ति सिंह मिश्रा से पांडे का मोबाइल मांगा। खैर उसके बाद मंजू शक्ति को मर्डर वेपन का पता बोलती है जो उस रात मिश्रा ने पांडे को मारकर जमीन के अंदर छुपा के रखा था। फाइनली शक्ति सारे सबूत पांडे के बॉस के खिलाफ रखकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। पांडे का बॉस अपना सर पीट पीट के यही कहने लगता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन शक्ति तो ऐसे ही एक मौके की तलाश में था, इसलिए पांडे के बॉस को अंदर कर दिया और मिश्रा मंजू को रिहा। उसके बाद मिश्रा और मंजू ठान लेते हैं कि शायद ये दोनों इस शहर को छोड़ देंगे। यहाँ से जाते जाते मिश्रा अपने घर की चाबी अपने स्टूडेंट नैना को दे देता है। मतलब अपना घर नैना के नाम करके वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि नैना की फैमिली पहले से ही गरीब होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।